किसी भी सिविलाइजेशन की जड़ों में चीनी अगर डालनी हो, यानी आपको लोगों के दिलों में दिमाग में अगर जहर घोलना हो, तो लगभग 15 साल का समय लगता है एक पूरी जनरेशन को बर्बाद करने के लिए। 15 से 20 साल में एक पूरी जनरेशन को बर्बाद किया जा सकता है। यानी आज जो बच्चा स्कूल में जाना शुरू हुआ है वो लगभग 6-7 साल का है। हम ये मान के चलते हैं, अभी 2.5 साल 3 साल वाले बच्चे की हम बात नहीं कर रहे हैं। और 6-7 साल का बच्चा यदि स्कूल जाना शुरू करता है तो 15 साल में वो 21 साल का हो जाएगा और 20 साल में वो 26-25 साल का हो जाएगा। तब तक उसके मन में अपने लिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए, जीवन के लिए एक अवधारणा बन जाएगी कि जीवन को कैसे जीना है, हमें कैसे रहना है और काम कैसे करना चाहिए। और उससे पहली जनरेशन को वो बेवकूफ़ मानना भी शुरू कर देता है इस दौरान, कि जैसे कंप्यूटर अगर उसके दादाजी को नहीं चलाना आता तो उसे लगेगा कि वो कम पढ़े लिखे हैं और कम समझदार हैं, और जो उसके पिताजी हैं वो भी इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो वो उनको भी ऐसे समझने लगेगा और अपने आप को चतुर समझेगा। लेकिन उसके दिमाग में मीडिया ने क्या डाला है ये उसे नहीं मालूम है। तो ना अपनी विरासत को वो समझता है, ना अपने परिवार को वो समझता है, ना वो अपने पुरखों की उस सभ्यता और संस्कृति को समझता है, ना वो अपनी जन्मभूमि को समझता है। तो फिर वो उसी चीज को सही मानने लग जाता है जो उसके सामने परोसी जाती है। अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, तो पिछले 10 साल से आपके बच्चों को क्या परोसा जा रहा है उस पर एक बार नजर दौड़ा लीजिए, फिर हम हरियाणा के चुनावों के नतीजों के ऊपर बात करेंगे। पिछले 10 साल से जैसे ही नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता में आए, उनके चाहने वाले लोग, उनको मानने वाले लोगों ने समाज में एक परसेप्शन बनाना शुरू किया कि समाज का ये अंग समस्या की असली जड़ है, ये पार्ट समस्या का कारण है, और यदि ये पार्ट इस समाज से निकल जाए तो समस्या बच सकती है। उन्होंने ये डालना शुरू किया। जो भाई भाई सदियों सदियों से एक साथ रह रहे थे उनके दिलों में जहर घोलना शुरू किया, और उसके बाद वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली जारी रही। फिर कभी किसी खास तरह के कपड़ों वालों के खिलाफ चलाना, खास तरह के कपड़ों में किसी के सर कलम करते हुए दिखाना, उनके ऊपर अत्याचार होते हुए दिखाना, और उस पूरी की पूरी कौम को बदनाम करने का ये सिलसिला कॉन्टिन्यूसली जारी रहा। इस प्रोसेस में हमारी जो नई पीढ़ी थी वो फंस गई। हम जैसे लोग थे, जो हमारी उम्र के जो लोग थे, जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के दंगे देखे थे, जिन्होंने 84 के दंगे देखे या सुने थे, मतलब हमने तो देखे तो नहीं थे पर हमने सुने हैं, जिन्होंने गोधरा को देखा, गोधरा को सुना, उन लोगों को समझ में आया कि ये क्या चल रहा है, कि कांग्रेस अच्छी कि भाजपा अच्छी, पता लगे कि दोनों एक ही थाली के बैंगन। तो नई जनरेशन को ये समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके सामने ये परोसा गया कि जो आज तक की समस्या, जो आज जो समस्याएं हैं, ये आज तक की पिछली सरकार की वजह से है, या और तो उसको ऐसे कह सकते हैं कि वो कांग्रेस की वजह से है, वो नेहरू की वजह से है, फलाना जो प्रोसेस है ये इसकी वजह से रुका हुआ है। यानी वो पिछले 10 सालों से अपने पूर्वजों को गालियां दे रहा है कि उनकी पसंद जो थी वो बेवकूफाना थी, और वो अपनी पसंद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ मीडिया का रूप बदला, सोशल मीडिया आया, और हर बच्चे को इंस्टाग्राम के पीछे, फेसबुक के पीछे, यूट्यूब के पीछे, ऑनलाइन पढ़ाई के पीछे, ऑनलाइन सिस्टम के पीछे दौड़ा करके ऐसा चला दिया कि अब ऑनलाइन सट्टे लगा रहा है उनका बच्चा, या वही बच्चा अभी वो ऑनलाइन अश्लील वीडियोस देख रहा है, ओटीटी पे अपनी फेवरेट प्रोग्राम्स, फिल्में और कार्यक्रम देख रहा है, और पूरी तरह से बर्बादी के बिल्कुल कगार पर है। और उसका पिता जो है, उसके माता पिता, उसका परिवार जो है, वो सरकार से किसी न किसी तरह की भीख ले रहा है। भीख कौन सी ले रहा है? वो
कोई किसान अपमान निधि ले रहा है, लड़कियों के नाम पर ले रहा है, स्कूल जाने के नाम पर ले रहा है, बुढ़ापे के नाम पर ले रहा है, विधवा होने के नाम पर ले रहा है, या किसी न किसी नाम से ले रहा है, और समाज अपना दायित्व भूल गया है। मतलब वो उसने सब कुछ सरकार के ऊपर थोपना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि उसने ये सारे काम करने की जिम्मेदारी और इसका ठेका जो है वो सरकार को दे दिया है। और सरकार क्योंकि उद्योगपति चलाते हैं, तो सरकारों को उद्योगपति अपने तरीके से चलाते हैं कि भारत सबसे बड़ा मार्केट है, तो इसको मार्केट की तरह ही ट्रीट किया जाए, लोगों को लोगों की तरह ट्रीट ना किया जाए, ये सारे के सारे कंज्यूमर्स मान लिए जाएं। अब चुनाव है, 10 साल से तो हरियाणा को बर्बाद करने पर लगे ही हुए हैं, और 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता दे दी गई है, तो 15 साल सत्ता में रहने की उम्मीद है। तो 15 साल में जो केंद्र में पूरे के पूरे देश में लोगों की सोच में जो बदलाव लाने का जो प्रोसेस उन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोगों ने शुरू किया था, वो पूरा होने की उनको उम्मीद है। अब चूंकि स्ट्रेटेजिकली हरियाणा दिल्ली के बिल्कुल सटता हुआ राज्य है, या ये कह लीजिए कि दिल्ली बसाई ही हरियाणा ने है, इसके 3 तरफ तो हरियाणा ही है, और दिल्ली पहले हरियाणा ही हुआ करती थी, थोड़ा बहुत हिस्सा रहता था। तो हरियाणा को छोड़ना और हरियाणा को इतनी आसानी से हाथों से जाने देने का रिस्क राजनीतिक रूप से भी एक बेवकूफाना निर्णय रहेगा, वो रिस्क लेना। तो इसलिए किसी भी कीमत पर बीजेपी चाहेगी कि हरियाणा बना रहे, लेकिन हरियाणा के लोगों ने यह तय कर लिया है कि बीजेपी नहीं रहनी चाहिए। अब की बार इस चुनाव को, ये जिसने भी देखा है हरियाणा के विधानसभा चुनाव को, इसमें ये चुनाव हरियाणा की जनता वर्सेस बीजेपी लड़ा गया। यानी जनता के दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि जो भी व्यक्ति बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट करना है, और बम्पर वोटिंग हुई। ईवीएम के बारे में मैं आपको पिछले कई सालों से बता रहा हूं कि हमने बहुत डिटेल में इस प्रोसेस को जाना है और देखा है। आप शेयर कर दीजिए प्लीज सभी लोगों तक। हमने ईवीएम के केस में ये जाना है कि हर एक बूथ पर लगभग 100 वोटों की गड़बड़ की जा सकती है। इसीलिए बीजेपी वाले कहते हैं कि सबसे पहले सुबह सुबह अपनी वोट भुगता दो। यानी अगर पहले बीजेपी वाले अपनी वोट भुगता देंगे तो 500 वोट के बाद में वो वोट जो हैं, अगली 100 वोट एक पार्टी को दी जा सकती है। यही काम पहले कांग्रेस किया करती थी और यही काम अब बीजेपी कर रही है। चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, केचुआ, हम इसे केचुआ बोलते हैं। केचुए की इतनी औकात नहीं है कि वो अपनी सत्ता के खिलाफ जा सके जिसने उसको सिलेक्शन दिया है। तो वो तो जैसे मोगली जी कहेंगे वैसे ही काम करेगा। स्टेट वाले की वैसे ही कोई समझ औकात होती नहीं है। हाँ, जो कर्मचारी हैं, जो लोकल लेवल के लोग हैं, उनको ये जरूर समझ हो चुकी है कि देश की जनता के दिमाग में तो, हरियाणा की जनता के दिमाग में तो ये पक्का आ चुका है कि इस टाइम पे बीजेपी को भगाना है। लेकिन कल बीजेपी ने एक बड़ा गेम खेला। यानी कि 8 तारीख को गिनती होनी है, यानी कि कल होनी है। आज 7 तारीख है और 6 को क्या किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी नायब सैनी ने, और साथ में उसके विधानसभा का पहले वाला स्पीकर बैठा था, वो मेंढक सा बैठा हुआ साइड में दिखाई दे रहा है आपको, और एक तरफ जो है वो बीजेपी का स्टेट का प्रेसिडेंट बैठा है। तो उनके मुंह से जो निकल रहा है वो इत्तेफाकन कुछ भी अनायास तो नहीं होगा, क्योंकि बोलने के मामले में तो ये बहुत चतुर हैं। इनकी जो बोलने की शैली है वो तो, उससे तो सब वाकिफ हैं, उसको तो सब जानते ही हैं। वहां पर नायब सैनी ये इशारा कर रहा है और साफ साफ कह रहा है कि हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि परसेप्शन बनना बहुत जरूरी है। यदि परसेप्शन बन जाता है हरियाणा में कि हंग असेंबली आनी चाहिए या आनी है और निर्दलियों की चलेगी अब की बार, ऐसी कोई चर्चा अगर चल पड़ती है, तो ये प्रदेश के लिए, हरियाणा के लिए सबसे खतरनाक स्थिति रहेगी। उसका कारण ये है कि उसके बाद तो इनका खेला चालू हो जाएगा। इसलिए हरियाणा के लोगों से ये अपील है कि किसी भी कीमत पर हंग असेंबली को एक्सेप्ट ना किए जाने की बात ही की जानी चाहिए।
सारे सर्वेस जब कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं जिससे कि हम खुश नहीं हैं, जिससे कि हमें कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि हमको यह मालूम है कि वो भी इसी काम को करने के लिए आएंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 12,000 एकड़ जमीन को एक्वायर करके दे रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर पूरा खेल खेल रहा है, वो सीएलयूज में खेल रच रहा है, तो उसका अगला स्टेप जो है वो खट्टर आके कर रहा है। यानी कि जिस बर्बादी को ये लोग अपना रहे हैं, जिस फैमिली आईडी और जिस आधार कार्ड को बीजेपी स्टैंप पर रन कर रही है, वो उसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की हुई है। जब वो कांग्रेस ने प्रस्ताव पेश किया था तो उसका बीजेपी ने विरोध किया और फिर बीजेपी ने सरकार में आने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस शुरू की है बीजेपी ने, उसको खत्म करेगी कांग्रेस, और जो प्रोसेस जिस राज्य में शुरू की है किसी और पार्टी ने, उसको खत्म करेगी उससे अगले वाली पार्टी। क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां वहीं से चलती हैं, वहीं से, इंग्लैंड से ही चलती हैं। वो जो इंग्लैंड के थ्रू इजराइल जो राज कर रहा है, उस खेल को समझने के लिए तो आपको जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। लेकिन इस दौरान आपको एक बात पक्का जो सबको तक पहुंचानी है, वो ये है कि अपने लठ उठा लो। अगर बीजेपी जीत जाए और उसके विधायक बन जाएं, तो उनको लतियाने का, उनको गरियाने का इंतजाम पहले से गांव-गांव होना चाहिए कि ये अगर बन जाएंगे, परसेप्शन ये बननी चाहिए कि ये बन गए तो इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई था ही नहीं इनको वोट करने वाला। आप इनकी जाकर के इनके बूथों पर तो जाकर के देखिए, गांव में किसी ने घुसने नहीं दिया, भाषण सुनने कोई नहीं आया, इनकी सुनी किसी ने नहीं, तो फिर कैसे वोट ले लेंगे ये लोग। लेकिन उसके बाद भी अगर ये लोग वोट ले लेते हैं तो फिर इसका मतलब बहुत बड़ा खेला है, और उस खेले से बचने के लिए फिर आपको मतलब बड़े लेवल पर तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहली परसेप्शन ये होनी चाहिए कि ये किसी भी कीमत पर जीतने नहीं चाहिए। दूसरी परसेप्शन ये होनी चाहिए कि जितने भी अब काउंटिंग एजेंट आप लोगों ने बनाए हैं, इन काउंटिंग एजेंट को 2-3 बातें बता देनी है। जैसे एक फॉर्म 17C होता है, जो जब भी चुनाव खत्म होता है तो वहां का जो भी चुनाव अधिकारी है, उस टाइम वहां का जो रिटर्निंग अफसर है, वो इन सबको बताता है, मतलब जो भी वहां पोलिंग एजेंट होते हैं उन सबको एक फॉर्म 17C देता है। उस 17C में क्या लिखा होता है कि कौन सी ईवीएम यहां पर थी, उन ईवीएम का सीरियल नंबर, और कौन सी ईवीएम में कितनी कितनी वोट पोल हुई, टोटल पोल्ड वोट, यानी टोटल कितनी वोट उसमें डली हैं, ये उसके अंदर मेंशन होता है। तो अगर कितनी वोट उसके अंदर पड़ी हैं, ये अगर वहां मेंशन हो चुका है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उतनी ही वोट वहां पर आनी चाहिए जब काउंटिंग होनी है, 8 तारीख को जब काउंटिंग होनी है। यदि किसी भी मशीन में जितनी वोट वहां 17C में लिखी हुई है वो, और जो काउंटिंग के टाइम पर पहले चेक करना है, हर एक मतलब मशीन को पहले चेक करना है, अगर वो नंबर उससे अलग है तो वहीं के वहीं कैंडिडेट को बताना है, काउंटिंग वहीं रुकवानी है और किसी भी कीमत पर काउंटिंग आगे नहीं होने देनी है। यह कानून है, मतलब ये कानून है कि आप काउंटिंग को उस वक्त रुकवा सकते हैं जैसे ही आपको डाउट होता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जितनी वहां उस मशीन के अंदर वोट पड़ी हैं वो 17C में लिखी हुई है, फॉर्म 17C से मिलान करना है, और काउंटिंग शुरू होने से पहले, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग शुरू होने से पहले, मशीन की काउंटिंग शुरू होने से पहले आपको बैलेट पेपर से जितने भी चुनाव हुए हैं, यानी कि जैसे कि क्या होता है कि कर्मचारियों के लिए बैलेट पेपर होता है, वो पोस्टल बैलेट जिसको हम बोलते हैं, वो पोस्टल बैलेट पहले से गिनवा देना है। ये मत सोचिएगा कि भाई वो कह देंगे जी बाकी के बचे हुए लास्ट में गिन लेंगे, ना, लास्ट में नहीं गिनना है। तो पहला नंबर ये है कि जितने भी पोस्टल बैलेट है वो पहले से काउंट करने हैं, काउंट करके नोट करवाने हैं। सारे पोस्टल बैलेट जब काउंट हो जाएं, उस पर जितनी वोट हैं वो सारी गिनी जाएं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे चालू हो, ईवीएम की गिनती चालू हो।
ईवीएम की गिनती चालू होने से पहले ईवीएम का सीरियल नंबर और फॉर्म सी 17C में जो उसकी एंट्री है वो उसको पहले अच्छे से मैच कर लें। मैच करने के बाद ही चालू करें। जब आखिरी में गिनती हो जाए और वो कह दे कि ये कैंडिडेट जीत गया है, उसके बाद सर्टिफिकेट लेकर ही वहां काउंटिंग वाली जगह से उठना है। और जनता को अब की बार बाहर बैठना पड़ेगा। जैसे ही ये कोई गड़बड़ करने लगे तो जो रिटर्निंग अफसर हैं उनके भी बताना पड़े। हालांकि रिटर्निंग अफसर अब की बार जो पोलिंग इस गिनती के जो अफसर आएंगे, ये चुनाव अधिकारी जो हैं, अब की बार गड़बड़ करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सरकार बदल रही है, उनको भी अगली पोस्टिंग लेनी है, उनको पता है कि बीजेपी जा रही है। तो बीजेपी की जो अननेसेसरी का प्रेशर था, जो दबाव था, वो अब नहीं है उनके ऊपर। हां, केंद्र का दबाव अभी है। एसपी है वो अभी भी तड़ीपार के अंडर में ही आता है, या डीसी कलेक्टर है वो भी उसी के अंडर में आता है। तो उस खेल को समझने का थोड़ा सा आपको उस पर थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। बाकी ये आपने उस चुनाव में देखा ही होगा, पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में भी, कि हमने जो कहा था आपको कि हर एक बूथ पे अगर 100 वोट की गड़बड़ है तो एक विधानसभा में लगभग 20,000 वोटों से आपको जीतना पड़ेगा, 25,000 से जीतना पड़ेगा। जब आप 25 से 30,000 वोटों से जीतोगे तब आपकी जीत 5,000 या 10,000 की आएगी, क्योंकि 20,000 की गड़बड़ तो तय है। जिन जिन सीटों पर बीजेपी को जीतना है, मैं उनकी बात कह रहा हूं। बहुत सी सीटें ऐसी होती हैं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है बीजेपी और कांग्रेस की, यानी कि कांग्रेस पहले से ही सेटिंग करेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से सेटिंग कर लेगा कि भाई देखो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यहां पर तुम अपने हल्के कैंडिडेट उतार दो, यहां पर हम अपने हल्के उतार देंगे, तुम हमारे वालों को अच्छे से जीतने दो, तुम हमारे वाले को जीतने दो, बाकियों पे जो है वो दब के लड़ लेते हैं, बाकियों पे गालियां दे लेंगे, बाकी यहां पर कुछ नहीं करना है। और जब क्लैरिटी ना हो, जब क्लैरिटी हो लोगों को, उनके बीच कंफ्यूजन डाल दो ताकि जो भी रिजल्ट आए उसको लोग बाग स्वीकार कर लें और उसको जान लें। इसीलिए ये बात उस खैनी ने बोली थी कि 8 को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे ईवीएम है खराब। भाई ईवीएम तो है ही ऑलरेडी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी लोगों को मतलब तैयार तो होना पड़ेगा। यूपी में जैसे हुआ था, आपने देखा होगा कि जीत कोई और रहा है, प्रमाण पत्र किसी और को दे दिया, अमित शाह खुद फोन करके बोल रहा है कि तुम लोग ये गड़बड़ कर रहे हो। और बहुत बार ऐसा हुआ कि काउंटिंग ही गलत करी गई, दूसरी बार काउंटिंग हुई तो कोई और ही जीत रहा है। और सबसे बड़ा जो कानून का उल्लंघन हुआ है वो ये हुआ है कि जिस वक्त चुनाव होते हैं, चुनाव होते के बाद में आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर जिले के अंदर सारे के सारे विधानसभा के ऊपर, या फिर प्रदेश का जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको बताना होता है पूरे प्रदेश को कि कहां कहां कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। अभी तक वो आंकड़ा ना तो आया है और अभी तक वो आंकड़ा ना ही अभी तक पब्लिश किया है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी नहीं आया है। ये बड़ा घोलमाल है। इस घोलमाल से आप कैसे बचोगे? तो देश की जनता को यह समझना पड़ेगा कि फॉर्म 17C अगर गिनती से मैच नहीं करेगा, वहां आपको फिर इलेक्शन कमीशन की खटिया खड़ी करनी पड़ेगी। और इसके बहाने कहीं ऐसा ना हो कि जो हम इतने दिनों से बोल रहे हैं कि भाई ऑर्डर आउट ऑफ केओस, यानी पहले हालात खराब करके फिर इमरजेंसी ला करके और उस इमरजेंसी की आड़ में लोगों के ऊपर अत्याचार करने का ये खेल कहीं तभी चालू ना हो जाए। इसलिए समाज को जागृत होकर के आगे आना पड़ेगा। कहाँ कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, ये तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है। ये तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में, डिजिटल भारत के इस दौर में, जब डेटा ही अपलोड नहीं हुआ है तो किसी भी गड़बड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब गड़बड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, जब इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता खो चुका हो, जब अधिकारी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हों, पुलिस अपनी विश्वसनीयता खो चुके हो, नेता अपनी विश्वसनीयता खो चुके हों, न्याय प्रणाली अपनी विश्वसनीयता खो चुका हो, शिक्षा व्यवस्था अपनी खो चुका हो, डॉक्टर अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा हो डॉक्टरों के लिए, तो फिर जिसमें अभिनेता जो है वो बच्चों को सट्टा खेलने के लिए बोल रहे हों, खिलाड़ी प्रचार के बाद में रुपया खा करके कुछ भी खाने को बोल रहे हों, तो फिर
इसी स्थिति में जनता के पास ज़्यादा आकलन करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो हम जैसे लोग कुछ भी बोले उसका कोई मोल रह नहीं जाता है। हम तो सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, और नतीजा किसके पक्ष में रहेगा ये तो आपको ज़्यादा पता है या फिर सरकारों को ज़्यादा पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि कोई भी पार्टी जीत रही हो, कोई भी एमएलए बन रहा हो, जनता फिर से हार रही है। जनता का कोई उम्मीदवार नहीं था। जितने उम्मीदवार थे पॉलिटिकल पार्टियों के थे, और पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह बिहेव कर रही हैं, और उनको फिर अपना वही एजेंडा आगे लेकर के जाना है। इसके सामने जनता सरकार मोर्चा खड़ा है, जल जंगल जमीन जानवर को बचाने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को मिटाने के लिए। जनता सरकार मोर्चा खड़ा है आपको हर पल ये चेताने के लिए कि सही क्या है, उस सही व्यवस्था बनाने के लिए। जब तक समाज के योद्धा आगे नहीं आएंगे तब तक किसी बात का कोई लॉजिक रह नहीं जाता है। और अगर लोग नहीं जागेंगे तो हम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन इनिशिएटिव तभी होगा जब लोग जाग जाएंगे। तो हमको टीमें बनानी है, गांव-गांव जाने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए। ट्रेनिंग्स कॉन्टिन्यूसली जारी हैं। हमारी एक ट्रेनिंग जो है वो अभी 11, 12, 13 को चंडीगढ़ में है मोहाली, फिर 14 को बगरू में है, हम 15, 16, 17 को केकड़ी में हैं, और फिर 18, 19, 20 को फिर हनुमानगढ़ में है, 20 को ही मतलब 20 तारीख को ही फिर सपनावत में है। तो ये कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग्स जारी हैं, और इन ट्रेनिंग्स के बाद में अगला शेड्यूल फिर आपको बता देंगे। और सोशल मीडिया पर इसी फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब पर हम आपको अगली ट्रेनिंग्स का शेड्यूल, उनकी जगह आपको बताते हैं। आप कई बार लोग कहते हैं कि हमें आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। तो भाई, बात करने के लिए ट्रेनिंग से बेहतर जगह नहीं हो सकती। वहीं पर पूरा 3 दिन हम लोग रुकते हैं, जितनी चाहे बात कीजिए, जितनी मर्जी बातें कीजिए। वहाँ सारे डिस्कशंस होते हैं और आप सब लोग से मुलाकात हो जाती है इसी बहाने। तो आप सबको वहाँ पहुँचना है। आप सब लोग जितने भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही कम है। तो मैं समझता हूँ कि इस लड़ाई को कंटिन्यू रखा जाए तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो आप तय कर ही लेंगे। बाकी अभी के लिए आप सब लोग जुड़े, इसको शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।